मैथमेटिका के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हमारा केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, कल आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा। आज हम लोग एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे। सीधे टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं। आज की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी होगी, ये भी हो चुका है, कल मैंने करवा दिया आपको। आज का टॉपिक है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है, व्हाई वी आर स्टडिंग इट, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब हम किसी भी मटेरियल का, आप हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज करना है। हम नहीं चाहते कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उतना रहे, हम चाहते हैं कि उससे भी ज़्यादा हो। सम टाइम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी प्रॉपर्टी वो लूज भी कर सकता है। और हमारा जो सिस्टम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, नॉट कंप्यूटर, मैकेनिकल सिस्टम, जहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वहाँ पे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हम उसको रेज करना चाहते हैं। अगर वो मान लो 270 केल्विन पे बॉयल होता है मान लो, तो हम चाहेंगे कि वो 290 पे बॉयल हो। ठीक है, यहाँ पे बॉयल हो, हम चाहते हैं यहाँ पे बॉयल हो। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ ऐसा सोल, ध्यान देना अभी, तो हमें उसके अंदर कोई ऐसा सोल्यूट डालेंगे, कुछ ऐसा सोल्यूट डालेंगे कि उसके उसके अंदर जो वेपर बन रहे हैं वो रिड्यूस हो जाए। और रिड्यूस हो जाए तो मतलब हमें उसको और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़े जिससे कि वो बॉयल हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मैं कुछ आपको बेसिक्स बता दूं, नहीं तो आपकी समझ में थोड़ा कम आएगा। जो बच्चे 11th में कम ध्यान दिए या 9th क्लास में कम ध्यान दिए, मैं उनको फिर से बता दूं कि पहले आपको ये पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा कैसे होता है? अगर हम कुछ भी ना मिलाएं, मान लो हम कुछ भी नहीं मिलाते, फिर भी क्या बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा होता है? यस, तब भी कम ज़्यादा होता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है फिर वो? हाइट के ऊपर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक हाइट, एटमॉस्फेरिक जो हाइट होगी, अगर उसको घटा देंगे बढ़ा देंगे मतलब हम जाएंगे, एटमॉस्फेयर तो नहीं हटेगा ना। सपोज हम शिमला चले गए और बाकी दिल्ली में आप रहते हो सपोज, तो दिल्ली में वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है? कितने पे होता है? 375, सॉरी 373.15 केल्विन पे। जब वहाँ का प्रेशर कितना होगा? 1.013 बार प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ अभी, बहुत ध्यान से सुनना आप। 1.013 बार प्रेशर पे, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, इतने प्रेशर पे पानी इतने टेम्परेचर पे बॉयल होगा। सीधी सी बात है। मतलब होगा क्या है उस समय जब बॉयल होने का मतलब क्या है? उस समय जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, मतलब इस प्रेशर पे इक्वल होगा, तो मतलब ये पानी बॉयल होने लगेगा इस टेम्परेचर पे। राइट, पहली बात। अब ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, सीखने की कोशिश करो। फिर से सुनो मेरी बात, जो दूसरी बात अब मैं बताने वाला हूँ। तो एक चीज़ बताओ मुझे, सपोज हाइट, हम हाइट पे गए ऊपर, किसी भी एक हाइट पे गए, मान लो शिमला, अराउंड 2200 मीटर हाइट है इसकी, फ्रॉम सी लेवल, फ्रॉम सी लेवल कहाँ की हाइट है? शिमला की। शिमला गए हम, यहाँ इस हाइट पे आ गए। जब हम हाइट बढ़ाएंगे, हाइट ऊपर जाएंगे, तो क्या होता है? वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ध्यान से सुनना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 1.013 था वो कम हो गया। तो अब हमारा जो पानी है शिमला में कितने टेम्परेचर पे बॉयल होगा? नेचुरली कम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर, अब ध्यान से सुनने वाली बात है यहाँ पे,
क्योंकि वहाँ पे हाइट ज़्यादा हो गई तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो जब हम पानी को बॉयल करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा वहाँ पे, मतलब जैसे वेपर प्रेशर बनना शुरू होगा, जैसे वेपर प्रेशर बनना शुरू होगा तो कम प्रेशर पे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो हमारा जो पानी का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी कम कम पे इक्वल हो जाएगा। मतलब हमें हीट कम देनी पड़ेगी। तो कब बॉयल होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट एट दिस 2200 मीटर पे अराउंड 93 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और जबकि अभी 9 और ये यहाँ पे कितना था, 373 केल्विन है ये, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 273 प्लस 93, देख रहे हो 366 पे बॉयल होगा, 366 केल्विन पे पानी बॉयल हो जाएगा हमारा शिमला में। मतलब हमें 373 केल्विन पे पानी को नहीं, टेम्परेचर को नहीं ले जाना पड़ेगा। आई होप समझ में आ रही होगी बात अच्छे से, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो सीधी सी बात है हमको हीट भी कम देनी पड़ेगी। क्यों, वेपर प्रेशर हमारा जल्दी बन जाएगा, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम है तो वेपर प्रेशर भी कम कम प्रेशर पे ही उसके इक्वल हो जाएगा, राइट। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी हमें बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना है, ना कि बॉइलिंग पॉइंट को कम करना है। यहाँ पे हाइट हाइट बढ़ा के हमने बॉइलिंग पॉइंट कम कर लिया, हाइट बढ़ाई है। अभी हमें हाइट वाइट पे नहीं जाना है, हम जहाँ है वहीं पे। तो इस फेनोमेनन में हमें कुछ मटेरियल के साथ ही चेंजेस लाने पड़ेंगे। वहाँ पे तो हमने मटेरियल को ही प्लेस प्लेस को चेंज किया है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूट डालेंगे जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, जिससे उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो। केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे इसको, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कोई ऐसा मटेरियल नहीं डालेंगे जिससे वो रिएक्शन करे, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ बदलाव लाए, चेंज लाए, जिससे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, बढ़ जाए। लेट अस सी क्या बोलता है ये। तो बेसिक चीजें बताने जा रहा है ये। वी हैव लर्नड इन यूनिट 5 क्लास 11, याद करो। इस चैप्टर में क्या पढ़े थे आप, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज, ध्यान देना, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। भाई सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे। सो इट बॉयल्स एट द टेम्परेचर, कब बॉयल होता है, ध्यान देना है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है। इट बॉयल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। मैं बता के गया हूँ, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो मटेरियल बॉयल होगा, चाहे वो कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अब वाटर के बारे में बोलता है, 373.1 के 15 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, अब इसका जो वेपर बनने शुरू होंगे 1.013 बार प्रेशर पे ये इक्वल हो जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जैसे इक्वल होगा तो वो वेपर प्रेशर भी, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा मटेरियल, हमारा पानी क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द लास्ट सेक्शन दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज, ध्यान देना, वेपर प्रेशर हम चाहते हैं डिक्रीज हो। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, इन दी प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। अब अगर हमने कोई सोल्यूट ऐसा डाल दिया जिससे वेपर प्रेशर कम बन रहे हैं, अब ध्यान से सुनने वाली बात है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमने कुछ ऐसा डाल दिया नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला हमने, याद रखना, पहले मैं बता भी दूं, नहीं तो फिर गड़बड़ ना करो। सोल्यूट वेरी वेरी लेस क्वांटिटी, सॉल्वेंट मोस्ट सबसे ज्यादा क्वांटिटी, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन, पता है ना। तो अब हमारे पास जो मटेरियल ज़्यादा है उसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्यूट डालेंगे, और कैसा डालेंगे, नॉन वॉलेटाइल। तो जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तो सीधी सी बात है उसके वेपर प्रेशर को कम करेगा, क्योंकि वेपर ही कम बनेगा। अगर कम बनेगा वेपर तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ध्यान देना, जब वेपर, अब हम चाहते हैं वो बॉयल हो, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब हम चाहते हैं कि अब हम उसको बॉयल करना शुरू करेंगे। मान लो कोई मटेरियल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होता था, मान लो 350 पे बॉयल होता था नॉर्मल। अब हम उसके अंदर कुछ सॉल्यूट डाल दिए, कैसा सॉल्यूट,
नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, राइट। अब वो सोल्यूट डालने के बाद अब ये क्या 350 बॉयल होगा? नो। अब ये ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, हो सकता है 360 केल्विन पे बॉयल हो। क्यों? क्योंकि भाई जब हमने 350 था, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट था तो वो प्योर था, उसके अंदर हमने कोई भी सॉल्यूट नहीं डाला था, सिंपली सॉल्वेंट था ये। लेकिन जैसे हमने उसमें सोल्यूट डाला नॉन वॉलेटाइल, अब उसके वेपर बनने कम हो गए, कम होंगे तो, लेकिन हमको तो उसको बॉयल, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा ना, और ज़्यादा बॉयल और ज़्यादा टेम्परेचर और हीट देंगे, तब मान लो लेट 360 पे जाके बॉयल होता है। तो हमने क्या देखा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया? 10 केल्विन या 10 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस तो दोनों का इक्वल होता है ना। अब बात समझ में आ गई होगी कि हमें बॉइलिंग पॉइंट, हमें अगर किसी का बढ़ाना है तो कोई ना कोई सॉल्यूट है उसमें हम ऐसा डालेंगे जो नॉन वॉलेटाइल हो, और जब हम उसको बॉयल करेंगे तो अब ये डिपेंड करता है कितना डालेंगे, कितनी क्वांटिटी में डालेंगे उसी के हिसाब से। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा ज़्यादा सॉल्यूट डाल देंगे तो क्या होगा? एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? तो उस समय वेपर और कम बनेंगे, जितना कम बनेगा उतना ज़्यादा हमको हीट देना पड़ेगा। तो अब डिपेंड करता है कि कितना मास हम सॉल्यूट का डाल रहे हैं, जो सॉल्यूट हमने लिया है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है प्लीज़ कमेंट में डालो, लिखो कि नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में बच्चे थोड़ा डरते हैं, लेकिन ये सबसे आसान पोर्शन है और आपको फुल मार्क्स आएंगे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोलता है 2.7 डिपिक्स द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अभी मैंने बताया ना, प्योर सॉल्वेंट जो था आपके पास, उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग टेम्परेचर था, एंड सॉल्यूशन। और अब सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन कब बना? जब हमने उसके अंदर क्या मिक्स कर दिया? सॉल्यूट एट ए फंक्शन टेम्परेचर। तो फॉर एग्जाम्पल द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन तो पता है ना, कोई भी चीज़ पानी में मिक्स होकर बनाते हैं, जो मिक्स करते हैं तो वो क्या बनता है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज है, तो सुक्रोज आपने जब मिक्स किया पानी के अंदर तो वो बताता है, ध्यान देना। अब इसका जो वेपर प्रेशर है ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज लेस देन 1.013 बार एट 373.15 केल्विन। ध्यान से सुनना, हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये है, लेकिन जब मैंने उसको 373.15 केल्विन तक हीट किया तो क्या हो रहा है? तो उसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन इज लेस, कम बन रहा है, इक्वल हुआ ही नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ ही नहीं उसका वेपर प्रेशर। तो भाई हम तो बॉयल ही नहीं हुआ इसका मतलब। तो इसका मतलब मुझे बॉयल करना है तो और हीट करना पड़ेगा, जिससे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो। क्या इक्वल हो? वेपर प्रेशर। तो अब हम क्या करेंगे इसको, इन ऑर्डर टू मेक दिस सोल्यूशन बॉयल, अब मुझे वो सोल्यूशन बॉयल करना है तो इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज। तो मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा? 1.013 बार प्रेशर या वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय रेजिंग द टेम्परेचर। अब मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो बॉयल होगा। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि मैंने उसके अंदर सोल्यूट डाला हुआ है। क्या? कौन सा सोल्यूट? नॉन वॉलेटाइल। याद है? समझ में आ रहा है? above the boiling temperature of this pure solvent, so thus the boiling, समझ में आ रहा होगा, the boiling point of solution is always higher than that of boiling point of pure solvent। तो जो प्योर सॉल्वेंट था हमारे पास, अगर हम उसमें कोई भी सोल्यूट डालते हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग? उसका बॉइलिंग पॉइंट को हायर कर रहे हैं। जो उसका सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर था उससे हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिए। ठीक है, सिमिलर टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे हमने वेपर प्रेशर के केस में क्या किया था, सोल्यूट डाला था, वहां पे भी वो उसका भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी जो वेपर प्रेशर तो कम हो गया था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, अब जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या? मतलब जितना ज्यादा मास होगा। ठीक है ना, अभी मैं बताया ना, कम डालते हो सॉल्यूट या ज्यादा। चलो मैं आपको फिगर में सिखा दूं, यहाँ पे फिगर बोल रहा है ना ये, तो पहले फिगर सीख लो तो और अच्छा समझ में आएगा। ये है वेपर प्रेशर कर्व फॉर सोल्यूशन।
मतलब पूरे सोल्यूशन की बात है, लाइज बिलो द कर्व फॉर प्योर वाटर। द डायग्राम शोज द डेल्टा टी बी डिनोट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑफ ए सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। अब ध्यान देने वाली बात ये है टेम्परेचर इन केल्विन, ये है वेपर प्रेशर, इस लेवल पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ध्यान देना अभी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, पहले इसकी बात करते हैं, सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जो हमारे पास सॉल्वेंट, अब इसको मत देखो, सोल्यूशन को मत देखो, सॉल्वेंट का अब जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करोगे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जब बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आ गए और बढ़ गया, यहाँ पे आ गए और बढ़ गया। तो इस ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इसका बॉइलिंग, अब ये बॉयल होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। मतलब जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कहाँ पे आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गया यहाँ पे। मतलब यहाँ पे बॉयल होगा, देखो एरोसेल एरोसेल शो भी कर रहा है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर यहाँ तक क्लियर हो गई तो अब मुझे समझाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सॉल्वेंट यहाँ पे बॉयल होगा जब उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो क्लियर। अब हमने उसके अंदर मिक्स कर दिया, क्या चीज़ मिक्स कर दिया, सोल्यूट। तो सॉल्यूट मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब बोलता है बॉइलिंग पॉइंट अब क्या हो रहा है, अब इसका मतलब अब हम उसके अंदर, पहले तो मान लो वाटर था 373 तक था, मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, लेकिन अब सॉल्यूट डालने के बाद वो सॉल्यूशन यहाँ पे बॉयल होगा, तो इसका मतलब मैंने कितना टेम्परेचर ज़्यादा दिया, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी नॉट है सॉल्वेंट का टेम्परेचर, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, टी छोटा बी लगा दो यहाँ पे और डिग्री लिख दो ऐसे, या जस्ट टी बी नॉट किसका है, सॉल्वेंट का। और जब हमने उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्यूट मिला दिया, थोड़ा सा मतलब डिपेंड करता है कितना मिलाया, तो उसका उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो टी बी है, तो इंक्रीज कितना किया, डेल्टा टी बी। तो ये रिलेशन ये रहा देखो, तो डेल्टा टी बी कितना है, टी बी माइनस, भाई डेल्टा टी बी का मतलब बीच वाला कितना बड़ा है, तो इसका मतलब बढ़ने के बाद ये टी बी है, तो इसका मतलब टी बी में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, राइट। तो डेल्टा टी बी कितना होगा, ज़्यादा वाले से कम वाला माइनस कर दो, टी बी माइनस टी बी नॉट। ये रिलेशन क्लियर हो गया होगा, है ना। सो सोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज 1000 ग्राम लिया वाटर, बॉयल्स एट 373.52 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर। तो लेट डेल्टा टी बी द बॉइलिंग पॉइंट। अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, ये कितना आ रहा है देखो 373.15, ये तो था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन सुक्रोज का कितना हुआ, सुक्रोज का कितना हो गया अभी 373.52, थोड़ा सा बढ़ गया, है ना, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और उसमें कितना डाले आप, सुक्रोज 1 मोल डाला हुआ है, 1 मोल। अगर आप 1 मोल सुक्रोज डालोगे तो इतना ही बढ़ जाएगा, राइट। अब इसका जो मोलार मास है उससे आप काउंटिंग कर लो कितने ग्राम आप ये डालोगे, तो ये टेम्परेचर कितना रेंज होगा, इसमें से 15 माइनस कर दो, अभी पता चल जाएगा, अराउंड 0.37 केल्विन, अराउंड 0.37 केल्विन चेंज हो, राइट। यहाँ तक क्लियर है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, बिल्कुल हमारा खत्म, अब मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ, ये आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। लेट डेल्टा टी बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मैं अभी बता के जा रहा हूँ आपको डेल्टा टी बी, ये वाला पोर्शन है, तो मैं मिटा दे रहा हूँ पहले थोड़ा सा। तो ये है डेल्टा टी बी नॉट, तो डेल्टा टी सॉरी टी बी नॉट, तो टी बी नॉट ये है, और टी बी बन गया कब, जब उसमें हमने सॉल्यूट मिला दिया, राइट। और ये बीच का चेंज है, तो डेल्टा टी आई समझ में आ गया होगा, ये एलिवेशन है, डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। Now experiments has shown that dilute solution that elevation of boiling point TB is directly proportional to मोलाल concentration। याद करो आप लोग 11th क्लास में पढ़ा होगा मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों में क्या फ़र्क था,
एक में था 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर और एक था 1 kg में। इसमें वॉल्यूम की प्रॉब्लम आती थी क्योंकि हीट टेम्परेचर वगैरह आगे पीछे करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, इसलिए लीटर ना लेके मास लेते हैं, और मास में लोगे तो क्या आएगा 1 kg, इसलिए मोलैरिटी की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो क्या बोलता है ये, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलैरिटी स्मॉल एम, राइट। मतलब ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा, जो बीच वाला है, कितना बढ़ाएंगे, ठीक है, कितना किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मोलैलिटी पे, कितना मोलैलिटी है उसकी, कितना 1 मोल 1 kg पानी के अंदर कितना बनता है। ठीक है ना। तो सेम वे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास था, मोलैलिटी था, लेकिन अब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी है। तो के बी का मतलब क्या है, के बी क्या है, बैटरी डाउन हो रहा है। तो के बी क्या है, ये के बी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेरी सिंपल। के बी इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, या मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबिलियोस्कोपिक बोलते हैं जब हाई टेम्परेचर पे कोई भी काम करते हैं ना, जब वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। क्रायोजेनिक, जैसे क्रायोजेनिक है, क्रायोजेनिक मतलब वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पे जब काम करोगे तो क्रायोजेनिक बोलेंगे, और हाई टेम्परेचर पे काम करोगे तो एबिलियोस्कोपिक बोलेंगे, राइट। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जिस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो चलो देखते हैं कि आगे क्या बोलता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, के ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। के बी की यूनिट क्या है, तो वह के जी पर मोल, ये याद रखना है आपको, ये आपको भूलना नहीं है, आप कहीं पे लगा लेना निशान। के बी जो जो बॉइलिंग पॉइंट है इन केल्विन, वो कितना है, के जी पर मोल। वैल्यू ऑफ के बी फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट्स आर गिवन इन टेबल। अभी मैं टेबल दिखाऊंगा आपको। W2, हाँ, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूँ आपको। दो चीज़ें होंगी, पहले उसको सीख लो बढ़िया से, नहीं तो आप गलतियाँ करोगे। यहाँ पे पहले लिख लो सॉल्वेंट, यहाँ पे लिख लो सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मोलार मास होगा m1 और मास होगा W1। सॉल्यूट जो थोड़ा सा डाल रहे हो आप, उसका मोलार मास m2 होगा और उसका मास कितना होगा W2। याद रहेगा, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेकिन ये मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा याद रखना। ये कई बार क्या गलतियाँ कर बैठते हैं लोग, वैल्यू डालने में बहुत दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो ये देखो W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितना W2 ग्राम, ठीक है ना, ये वाला, ऑफ मोलार मास M2, और उसका मोलार मास M2, किसकी बात कर रहा है, सोल्यूट की बात कर रहा है। क्लियर, ठीक है। और W1 क्या है, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और उसका उसका मोलार मास कितना होगा M1, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है शायद। तो अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, यहाँ आपने ये देख लिया डेल्टा टी बी की वैल्यू के बी एम। तो चलो अब हम सिर्फ एम की बात करें, अब उसके बाद हम लोग डेल्टा टी बी लिखें तो के बी से मल्टीप्लाई कर देना। तो एम होता है क्या है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या, अब ध्यान देना यहाँ पे, W2/M2। कल भी मैंने बताया था W2 मतलब है कितना, वो मान लो 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, लेकिन M2 तो भाई उसका जो मोलार मास है वो तो उतना ही रहना है। मतलब ले दे के कर क्या रहे हैं हम, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। मोल कितना है भाई, बस सिंपल। और ये क्या है, ये बता रहा है W1/1000। मैंने बताया था 1000, अब ये 1000 kg में मास मेजर करना है क्योंकि मोलैलिटी है, ठीक है ना। तो W1/1000। अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो, 1000 इंटू W2/M2 इंटू W1, ये उल्टा है, W1 ऊपर W1 नीचे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन इक्वेशन 2.30, अब जो मैंने ऊपर बताया था आपको, ये डेल्टा टी बी है ना, तो एम की वैल्यू डाल दो, के बी से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो डेल्टा टी बी कितना आएगा, के बी से मल्टीप्लाई, बाकी सब एज इट इज। और हमें जनरली M2 पूछा जाएगा, तो M2 को क्या करो, यहाँ लेके आ जाओ,
और टीबी को यहाँ लेके आ जाओ, M2 की जगह लिख दो, तो देखो टीबी इसके नीचे आ गया डेल्टा टीबी, बाकी सब वैल्यू एज इट इज। किसी किसी सोल्यूशन में आप कभी कभी देखोगे भी कि 1000 से क्या करेंगे, ग्राम में अगर गिवन है तो केजी में लिख देते हैं, सीधे डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई। तो कंफ्यूज मत होना, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में किसी किसी बुक में लिखा रहेगा, तो आप ये मत सोचा इसको तो केजी में क्यों लिख दिया, तो केजी में इसलिए लिख देते हैं क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ओके यहाँ पे बता मेरा 10 इन ऑर्डर टू डिटरमिन M2, जनरली हम M2 ही निकालेंगे, बट ऐसा ऐसा कुछ नहीं लिखा कहीं भी कि M2 वाला ही क्वेश्चन आएगा, कभी कभी डेल्टा टीबी वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है ना, M2 और डेल्टा टीबी दोनों, कभी कभी W2 भी पूछेगा कितने ग्राम डाला हमने, ठीक है ना, तब वहाँ उस केस में M2 की वैल्यू देगा। मान लो कोई भी चीज़ आपने डाला, कोई भी चीज़, ठीक है, उसको उसका मोलार मास दे देगा, तब आपको M2 मिल जाएगा, तब आप W2 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। So molar mass of solute, so known mass of solute is known mass of the solvent is taken as delta TB is determined experimentally for known volume of known solvent whose Kb value is given। तो यहाँ पे इसने बोला भी था, यहाँ टेबल के अंदर टेबल 2.3 में मैं आपको टेबल दिखा दूँ कि Kb की वैल्यू फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट्स आर गिवन इन द टेबल 2.3। तो सॉल्वेंट बी केयरफुल, Kb की जो वैल्यू दी रहेगी वो सॉल्वेंट की है ना कि सॉल्यूट की। भाई सॉल्यूट सॉल्वेंट ही तो बॉयल वगैरह होगा ना, तो मैं 2.3 की टेबल दिखा दूँ, ये रही 2.3 टेबल, ठीक है ना। मोलाल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग को छोड़ दो, मैंने फ्रीजिंग नहीं पढ़ाया, तो ये रहा बॉइलिंग पॉइंट वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373.15 और के बी लिखा ना, के जी पर मोल उसकी यूनिट है, तो ये है उसका 0.52 केल्विन, याद रहेगा, जीरो सॉरी केल्विन नहीं 0.52, ये उसकी यूनिट के जी पर मोल। ये के बी की वैल्यू है पानी की, इथनॉल की 1.20, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन की 2.79, बेंजीन की 2.53। अब आपके दिमाग में आ रहा हो क्या हमें याद करना है, बिल्कुल नहीं, याद नहीं करना है आपको, ये वाटर वाला तो अपने आप याद हो जाता है 0.52, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे फटाफट याद हो जाएगा, जनरली इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपको कुछ याद नहीं करना, हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओके। तो अभी अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी करवा रहा है ये, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ये वाला करवा देता हूँ, आप बड़ी जल्दी कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.8 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23। आपके पास बेंजीन है, बेंजीन क्या है, इसका मतलब बेंजीन सॉल्वेंट है ना। तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट उसने दे दिया, व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, मतलब किसकी बात कर रहा है, सॉल्यूट की बात कर रहा है, कितने ग्राम है ये W, तो W2 कितना है, W2 इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू दिस मच, तो कितना 1.80 और W1 कितना है 90 ग्राम, ठीक है, 90 ग्राम W1 है और W2 कितना 1.80 ग्राम, ठीक है, सब कुछ ग्राम में। और अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था 353.23 और अब कितना हो गया 354.11, 11 में से 3 गया 8, हाँ 11 में से, हाँ ठीक है, बस सॉरी, हाँ ठीक है, अभी 3 हो गया, तो 0.88 केल्विन ये चेंज है। डेल्टा टीवी देखो ये रही वैल्यू 0.88। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में आ जाओ, आपको कुछ करना ही नहीं है। M2 देखो ध्यान दो 2.53 केल्विन, ये क्या है Kb, Kb की वैल्यू बेंजीन, चलो 2.53 देखते हैं, 2 देखो ये रहा बेंजीन 2.53, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 353.3। समझ आ गया ना, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, यू नीड नॉट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, हमेशा दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। आप जरा गौर से देख लो, ये W2 है ना 2000
अभी 91 सिंपल कैलकुलेशन। और मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ, बहुत से बच्चों को मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक चीज़ जो बच्चे कर नहीं पाते। 12th क्लास में पहुँच गए हैं लेकिन उनको एक चीज़ नहीं आती, पता है क्या है? सिंपल डिवीजन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो हमेशा राउंड ऑफ करते रहते हैं, सारी वैल्यूज को राउंड ऑफ करके अपने आंसर का कचरा कर देते हैं। क्यों राउंड ऑफ? इसलिए करते हैं कि उनका उनका डिवीजन आसानी से हो जाए। इस चक्कर में राउंड ऑफ कर करके सवाल को छोटा कर देंगे और आपका आंसर की एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। डर डर के करोगे तो नहीं होगा। यहाँ देख लो, तो एलिवेशन ऑफ डेल्टा टीबी इनको माइनस करके कितना है 0.88 केल्विन। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2.33। अब ये तो फार्मूला आपने देख ही लिया है। फार्मूला क्या है M2 निकालने का? बताया था ना, W2 ऊपर रहेगा, W1 नीचे, इधर KV इधर डेल्टा टीवी, दैट्स ऑल। W2 ऊपर W1 नीचे, W2 ऊपर W2 नीचे, है ना? ये कांस्टेंट नंबर है वैसे 2.53 KV। ये चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टीवी, दैट्स ऑल, 1000 से मल्टीप्लाई। अब अब भी नहीं याद करोगे तो कैसे होगा? अभी डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके 58 ग्राम पर मोल आ गया, खत्म। वेरी सिंपल। ये अभी तक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था या 3 मार्क्स का होगा? 3 या 4 मार्क्स का हमेशा रहता है क्वेश्चन। देखने में बड़ा आसान लगता है। इसमें वन टाफ का भी क्वेश्चन रहेगा, वो मैं कल कराऊंगा। पहले आज आप सिंपल क्वेश्चन देख लो जो आप समझ सको अच्छे से। एक और इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये पहले क्यों नहीं करवाए? अभी समझ में आ जाएगा पहले क्यों नहीं कराया। अब यहाँ बोलता है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 18 ग्राम क्यों लिया भाई? 18 ही क्यों लिया? क्योंकि C6H12O6 ये होता है 180 ग्राम मोलार मास, तो उसका 10th पार्ट। ठीक है, इजी कैलकुलेशन के लिए। तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। तो 180 ग्राम कितने में किया? 1000 ग्राम में। 1 kg ऑफ वाटर मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन ए सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट दिस मच प्रेशर? एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात करता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। केबी फॉर वाटर, देखो यहाँ मैंने बताया था ना आपको, केबी की वैल्यू हमेशा गिवन रहेगी। केबी फॉर वाटर हाउ मच इट वाज? 0.52 केजी पर मोल। तो मोल ऑफ ग्लूकोज निकालना बड़ा आसान, मैंने भी बताया था। 10/100 ऐसे करोगे तो कितना आएगा? 0.1 मोल। 0.1 मोल। या 18/180 करोगे तो कितना आएगा? है ना, 1/10। 1/10 मतलब 0.1 मोल। नंबर ऑफ किलोग्राम, कितना सॉल्वेंट? 1 kg। दस मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज कितना होगा? 0.1, मतलब 0.1/1 कितना है? 0.1 ही तो आएगा ना। तो 0.1 मोल पर केजी। फॉर वाटर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, अब ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? बॉइलिंग पॉइंट कितना चाहिए आपको? कितना होगा? ये बॉइलिंग पॉइंट चेंज करने के लिए बोल रहा है के बी इंटू एम। भाई डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कितना है? के बी इंटू एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, पढ़े ना पीछे। तो के बी की वैल्यू कितनी है? 0.52। और मोलैलिटी कितनी निकाली? 0.1। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 0.052 के केल्विन। तो ये होगा टेम्परेचर चेंज। सिंस वाटर बॉइल्स एट 373.15, ध्यान देना 373.15 केल्विन पे पानी बॉयल होता है, लेकिन आपने जो ग्लूकोज डाला उसकी वजह से अब 0.052 इसमें ऐड कर दो, तो अब ये 373.202 केल्विन पे बॉयल होगा। वेरी सिंपल, समझ में आ गया? डायरेक्ट क्वेश्चन। इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, आप नहीं याद करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा दूं क्या? एक आधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक काम करता हूँ मैं, आपके लिए मैं रखा हूँ ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एट बॉइलिंग पॉइंट इज मच। ओके चलो, ये क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है ये। चलो देख, और भी क्वेश्चन मैं भेजूंगा आपके पास। सॉल्यूशन है ये, आप ध्यान दो। ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1.25 ग्राम of oil of wintergreen methyl salicylate in 99 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो सीधी सी बात है, 99 ग्राम क्या है और 1.25 ग्राम क्या है, मतलब ये W2 है और ये W1। क्लियर? ये 1.25 बहुत कम है, ये सॉल्यूट है। ओके, अब बेंजीन हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 80.31 सेंटीग्रेड, और याद रखना 80.31 सेंटीग्रेड है, तो 273.15 ऐड कर दो, 64353, इतना हो जाएगा दिस मच कैलोरी। ठीक है ना? डिटरमिन द मोलार मास, मैंने बताया था ना ऑफ दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है उसका मोलार मास बताओ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 80.10। प्योर के बारे में बता रहे 80.10, मतलब ये बढ़ गया इतना। ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है ये भाई, इतना। ये जो हमने 1.25 जो सॉल्यूट डाला, तो ये इतने पे बॉयल हो रहा है, कितने पे? 80.31 पे बॉयल हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली प्योर बेंजीन कब बॉयल होती है? 80.10 पे। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आएगा ये डेल्टा टी भी आएगा, है ना? तो कितना है डेल्टा टी भी? 0.21 कैल्विन। ठीक है, कितना आया? 0.21 कैल्विन। तो अब मैं W2 हो गया, W1 हो गया। W1 चाहो तो केजी में भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इसको मैं लिखूँ अगर तो 0.099 के, ठीक है ना? ओके, तो टी बी नॉट कितना है? 80.10, ये ना, है ना? और टी बी कितना है? टी बी है 80.31, राइट। तो डेल्टा टी बी कितना आएगा? 80.31। तो डेल्टा टी बी कितना आएगा? तो छोटा लिखना भाई, थोड़ा यहाँ पे लिखने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, डेल्टा टी बी कितना होगा भाई? इनको माइनस कर देना, ऑलरेडी मैंने माइनस करके यहाँ पे दिखा दिया आपको। ठीक है ना? और के बी जो गिवन वैल्यू है, के बी कितना है? के बी कहाँ गया? के बी बेंजीन के लिए 2.53। ठीक है ना? इतना के जी पर मोल। सी क्यों लिखा है? के जी पर मोल होता है, पर मोल। ठीक है ना? अब आ जाओ सवाल निकालने पे। M2 निकालना है हमको, वेरी सिंपल। M2 पूछ रहा है ये, ठीक है? तो M2 की वैल्यू क्या है? के बी इंटू डब्लू टू ऊपर होता है ना, नीचे डेल्टा टी बी इंटू W1। अब कभी कभी यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने केजी ऑलरेडी केजी में ले लिया इसको। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूँगा 2.53 इंटू 1.52 डिवाइडेड बाई 0.21। ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आपको करना है 0.099। ठीक है, तब ये इतने एम की, इतने मोल, इतने ग्राम पर मोल आएगा, इतने ग्राम पर मोल। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप कर लेना। ठीक है, तो कैलकुलेशन में क्या करना कर रहा हूँ, 2.53 इंटू 1.52 डिवाइडेड बाई 0.21
अगेन डिवाइडेड बाई 0.09, कितना आया, ये आ गया 184, 184.97, 184.9, ये मेरा M2 आ गया, राइट। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करना है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर से किया है, बट आपको बिना कैलकुलेटर ही करना रहेगा। और इसमें सारी समस्या एक ही जगह आएगी। मल्टीप्लाई आप बड़े आराम से कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिवीजन नहीं करना चाहते बच्चे, ठीक है। वीडियो बहुत स्लो चल रहा है, मैं हर चीज़ समझाना चाहता हूँ अच्छे से, एंड आई एम श्योर अब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे। अब एक टॉपिक और है, मैं उसको भी ख़त्म कर देता हूँ आज, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, वैसे ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी है, बिल्कुल ईजी है। फ्रीज मतलब सॉलिडिफाई होना, याद रखना। अभी इसमें सॉलिड आएगा, कुछ बच्चे बोलते हैं अरे लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में कैसे जा रहा है। अरे भाई जब फ्रीज होगा तो कैसा हो जाएगा, सॉलिड बन जाता है ना। तो बहुत से बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यही होता है, वो सॉलिड के बारे में जिक्र क्यों कर रहा है। सॉलिड के बारे में जिक्र करेगा, वो जरूर करेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ध्यान देना, अब हम लोग क्यों करते हैं ये करते क्यों है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्यों करते हैं, जरूरत क्या हमें, कहाँ यूज होता है। सपोज आप किसी ऐसी जगह, ठंडे जगह पे हो जहाँ पे बर्फबारी होती है, बर्फ, ठीक है ना, स्नोफॉल होता है बहुत ज़्यादा। और कल मैंने शायद बताया भी था कि अगर आपके पेट्रोल जम गया तो क्या करोगे, सीधी सी बात है, गाड़ी चलेगी नहीं। तो कुछ ऐसा करो ना, पेट्रोल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जमे ही नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ठीक है ना। तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो हम वहाँ पे क्या होगा, देखो, द लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कॉज ए लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हम चाहते हैं कि और नीचे पॉइंट पे जाके फ्रीज हो, उस समय फ्रीज ना हो कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, मान लो पेट्रोल है, कुछ भी बेंजीन है, जो भी है, वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्रीज ना हो के और नीचे जाके फ्रीज हो, जिससे कि वो लिक्विफाई रहे और हमारा पर्पस सॉल्व हो, ठीक है। We know that freezing point of substance, the solid phase is in dynamic equilibrium with the liquid phase. यहाँ पे important बात आ रही है, ध्यान देना। The solid phase is in the dynamic equilibrium with the liquid phase. Thus, the freezing point of substance may be defined as that। अब ये जैसे जैसे boiling point पढ़े थे आप, वैसे ये freezing point है। एक particular temperature पे ये solid और freezing point, वो एक ऐसा freezing point होगा, उस समय liquid भी रहेगा और सॉलिड भी रहेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज, मैं वहां पे पढ़े भी थे आप, वेपर प्रेशर वाला केस है ना, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इज इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड फेज से कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे वेपर था, यहाँ वेपर प्रेशर किससे है, सॉलिड फेज। आई होप समझ में आ रहा होगा, या आप इसको 2-3 बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो। आपने क्या देखा था बॉइलिंग वाले केस में, बॉइलिंग वाले केस में वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे भी इक्वल होता है वेपर प्रेशर इन दी सॉलिड फेज, लेकिन तो सोल्यूशन, अब हमें ये पता चल गया उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि वो और उससे नीचे पॉइंट पे जाके वो सॉलिडिफाई हो, सॉलिडिफाई मतलब फ्रीज हो, राइट। सॉलिड का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान रखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। A solution with freeze when vapor pressure is equal to the vapor pressure of the pure solid solvent as its clear form। ठीक है, नंबर 2.8 मैं अभी बता भी दूं, यहाँ पे थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा। ये सॉल्वेंट है, ध्यान देना, अभी फ्रीज बॉइलिंग वाले में राइट साइड में था ये इस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, ध्यान देना, यहाँ पे इस टेम्परेचर पे T नॉट F यहाँ पे फ्रीज होता है।
लेकिन आप चाहते हो कि इसका टेम्परेचर जो और कम हो जाए और यहाँ पे ये फ्रीज हो, यहाँ फ्रीज हो, ये ध्यान देना, और वहां पे उसका वेपर प्रेशर, तो ये क्या सॉल्वेंट बन चुका है, ध्यान दो। अभी ये अब ये सोल्यूशन है, ठीक है ना। ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट था यहाँ पे, ये था, लेकिन अभी ये सोल्यूशन का और सॉल्वेंट का यहाँ पे मैच कर रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ पे इंटरक्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड कुछ ऐड करेंगे टू द सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, मतलब और कम हो गया वेपर प्रेशर, एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो गया एट लोअर टेम्परेचर, दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज। अब उसके लिए क्या करेगा, अब उसको सॉलिडिफाई होने में और टाइम लगेगा, उसकी हीट और निकलनी पड़ेगी, मतलब उसको फ्रीज होने में और ज़्यादा टेम्परेचर लूज करना पड़ेगा। लेट डेल्टा टी सॉरी लेट टी नॉट एफ बी द फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट, टी एफ बी इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाला। when non-volatile solute is dissolved in it, the decrease in freezing point will be, बिल्कुल वही है जो आप पीछे पढ़ के आए हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे। यहाँ डेल्टा टी एफ क्या होगा, डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज नोन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब नीचे, एलिवेशन मतलब ऊपर, सिमिलर है वही सेम। डेल्टा टी एफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है ना, पढ़ के आए ना, सिमिलर टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, बार बार वही आ रहा है, दोनों एक ही चीज़ है। तो जैसे वहाँ पे हमने के बी लिया था, किस केस में, बॉइलिंग के केस में के बी था, तो फ्रीजिंग के केस में के एफ है, और कुछ भी नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ क्या है, के एफ है। सो द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एफ which depends on the nature of the solvent, freezing point depression constant और मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मैंने बताया ना, क्रायोजेनिक इंजन लो टेम्परेचर पे काम करता है, तो क्रायोस्कोपिक क्या होगा, कोई भी स्टडी जो आप करते हो एट लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। के एफ की यूनिट क्या होगी, के जी पर मोल, सेम जो के बी की थी वही के एफ की भी है। तो वैल्यू ऑफ के एफ फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट लिस्टेड इन टेबल .23, वापस आके फिर से एक बार दिखा दूं मैं आपको, कहाँ है, बुक के अंदर ही है, हाँ ये रहा। अब आ जाओ, इस लाइन को हटा दो, ये वाला पोर्शन हमारा के बी का था, ये वाला पोर्शन हमारा के एफ का होगा, ठीक है ना। तो वाटर का कितना है 1.86, ठीक है ना, के एफ कितना होता है 1.86, बेंजीन का कितना होता है 5.12, ऐसे सबकी अलग अलग वैल्यू है, और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। सेम मोलैलिटी, सेम W2/M2, W1 1000, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, तो फाइनली M2 पे आ जाओ, सीधे सीधे याद करो, वहाँ पे क्या था के बी, यहाँ डेल्टा टी एफ, याद करो सेम फार्मूला ना, यहाँ W2, यहाँ W1, वेरी 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 सिंपल, सेम फॉर्मूला है, बस फ्रीजिंग का होगा तो के एफ और टी एफ, और बॉइलिंग का है तो के बी टी बी, डेल्टा टी बी, है ना। याद रखना, ये टी एफ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जाएगा, आप एक फार्मूला याद रखो, बाकी सब फार्मूले अपने आप बन जाएंगे, तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। ये और भी कुछ फार्मूले दिए हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं उससे पहले आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराना पसंद करूंगा। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2.1 नॉट, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो W1 W2, W1 क्या है 1 ग्राम, W2 कितना है 50 ग्राम, 50 ग्राम बेंजीन में आपने एक ऐसा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डाला, 1 ग्राम डाला, बस ओनली 1 ग्राम, लेकिन क्या डाला वही तो नहीं पता, पता नहीं क्या था वो जो हमने डाला है, और वही तो पता करना उसका मोलार मास, ऐसी क्या चीज़ है जो हमने उसके अंदर डाली है, उसका क्या मोलार मास होगा, ठीक है। बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, अब बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे 0.40 कम करना है, और मतलब 0.40 से और नीचे वो फ्रीज हो,
द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, अब इसकी के एफ की वैल्यू दे दिया इसने 5.1, अभी दिखाया था ना बेंजीन वाला। फाइंड द मोलार मास ऑफ सोल्यूट, वेरी सिंपल, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू के एफ, कोई डाउट नहीं है, W2 1 ग्राम, W1 50 ग्राम, चेंज इन टेम्परेचर 0.40, 1000 से मल्टीप्लाई, वेरी सिंपल, कैलकुलेशन किया तो 256 ग्राम पर मोल आया। इसका मतलब मोलार मास जो सोल्यूट का है 256 ग्राम पर मोल, मतलब एग्जैक्टली हम नहीं बता पा रहे हैं वो क्या चीज़ है, लेकिन उसका मोलार मास हमको पता करके बताना है। इस सभी जितने भी क्वेश्चन है सब में हमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में ओनली मोलार मास पता करना है। मोलार मास हम बताएंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी देख लो। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जनरली फ्रीजिंग के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, 600 ग्राम पानी में मिलाया, तो 600 ग्राम पानी क्या है, W1 है ना, और 45 ग्राम क्या है, W2। ओके, कैलकुलेट नंबर 1 द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। पहले फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, उसके बाद डिप्रेशन बताना है, सीधी सी बात है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू मोलैलिटी, देयरफॉर मोलैलिटी इज इक्वल टू, अब मोल कैसे पता चलेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल फार्मूला दिया हुआ है, 45 ग्राम है ये, तो 45 ग्राम इसका आप ये कर लोगे कि नहीं, C2 मतलब 12 दूना 24 और ये 6 और 16 दूना 32, 32, 6 4 10 2 12, 3 2 5 और 1 6, समझे ना भाई। 24 कैसे आया, 12 इंटू 2 कार्बन, हाँ 1 इंटू 6 और ये 16 इंटू 2, करेक्ट। तो ये अब है कितने ग्राम, एग्जैक्टली 45 ग्राम है, लेकिन 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में 62 ग्राम होता है। 1 मोल कितना होता है, 62 ग्राम, लेकिन हमारे पास 1 मोल भी नहीं है, कम है, तो कितने मोल है, डिवाइड करके देख लो, है ना, W बाई कैपिटल M। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, ये W2 M2, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर पे 1000, आपको सबको पता होगा, फिर से बता दे रहा हूँ, कई बार बता भी चुका हूँ मैं आपको, 1000 ग्राम पानी है अगर, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, तो 600 ग्राम है तो कितना होगा, 0.6 ग्राम। हैंस मोलैलिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे आप, मोलैलिटी निकालोगे कितने ग्राम, 73 मोल पर मोल है, और यहाँ पे पर मोल कितना 0.6, तो दिस डिवाइड बाय दिस कितना आएगा, 1.2 मोल पर केजी। ठीक है, 1.2 मोल पर केजी। देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का क्या फॉर्मूला था, m इंटू ये आया था, निकाला था हमने, ठीक है ना, मोलैलिटी स्मॉल m और kf, तो kf कितना है इसका, देखो 1.86। ओके, मैं आपको दिखा दूं एक बार, पानी का टेबल का है, ये देखो 1.86, पानी के अंदर डाला ना इथाइलिन ग्लाइकोल, तो 1.86 आ गया, तो 1.86 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई किया तो 2.2 केल्विन आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सोल्यूशन, अब जो पानी में जो सोल्यूशन बन चुका है, तो ये तो पानी का है 273.15 केल्विन, इतने पे वो बॉयल होता है पानी, है ना, और ये कितना है, इतना, ये क्या डिप्रेशन हुआ, मतलब 2.73, सॉरी 273.15 पे फ्रीज होना था, या कह दो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अब ये 2.2 माइनस 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं या केल्विन भी बोल सकते हैं, माइनस करो तो अब ये 270.95 केल्विन पे वो फ्रीज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा, मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं। ये आज हमने 2 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, वीडियो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, इंटरेस्ट ना लूज कर दो आप, इसलिए मैं यहाँ पे विराम देता हूँ।
और मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छा समझेंगे इसको। और कोई डाउट आएगा तो पूछना, मैं और भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूँगा आपको बाद में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज मैंने 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराए हैं। और आप लोग अपनी रेफरेंस बुक वगैरह जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, यदि क्वेश्चन ना मिले तो मेरे से पूछो, कमेंट में लिखो, मैं क्वेश्चन भेज दूँगा। कमेंट में लिखना, मैं क्वेश्चन भेजूँगा, ठीक है। क्वेश्चन भी भेज दूँगा और आप उनके सॉल्यूशन करेंगे। गलत हो सही हो कैसे भी हो, नो मैटर, आप करो, कोशिश करोगे तो ज़रूर हल होगा, ठीक है। तो मैं अभी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।